मुंह गोरा हो जाए तो मेरे पास भी एक भैंस है। अब हेमा मालिनी जी प्रचार करती हैं कि केंट देता है शुद्ध पानी, तो केंट तो अभी आया है। इससे पहले क्या हमारे पुरखे शुद्ध पानी नहीं पीते थे? और उसी तरह से एक प्रचार आया है ठंडा मतलब कोका कोला। तो ठंडा मतलब कोका कोला, तो लस्सी मतलब क्या होता है? लस्सी मतलब जियो धन धना धन, जियो धन धना धन। पहले फ्री में मोबाइल रिचार्ज कराया गया, फ्री में। रात रात भर लड़का सब जो है कान में मोबाइल सटा करके कहता था खाई। ये सच वैसा ही है कि जिस टीवी पे ये प्रचार किया जाता है ना, उसी टीवी पे एक और प्रचार है। एक नहीं, बहुत सारा प्रचार है। एक प्रचार हमको बहुत याद है। जब मैं छोटा था तो टीवी पे फेयर एंड लवली का प्रचार, अब फेयर एंड लवली के प्रचार में कहता था कि मुंह में लगाते ही मुंह गोरा हो जाएगा। प्रचार सुने हैं ना? प्रचार सुने हैं ना? कभी गोरा हुआ है? कभी गोरा ट्राई कीजिएगा, कभी ट्राई कीजिएगा कभी। अगर फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाए तो मेरे पास भी एक भैंस है। मैं सोचता हूँ उसके मुंह पे लगा के देखता हूँ गोरा होता है कि नहीं होता हूँ, गोरा होता है कि नहीं होता हूँ। अरे प्रचार है महाराज, अरे प्रचार है। प्रचार का क्या होता है? प्रचार सब सच थोड़ी होता है। अब हेमा मालिनी जी प्रचार करती हैं कि केंट देता है शुद्ध पानी, तो केंट तो अभी आया है। इससे पहले क्या हमारे पुरखे शुद्ध पानी नहीं पीते थे? हमारे पुरखों को शुद्ध पानी मिलता था ना। और उसी तरह से एक प्रचार आया है ठंडा मतलब कोका कोला। तो ठंडा मतलब कोका कोला, तो लस्सी मतलब क्या होता है? गर्मा गर्म। गर्मा गर्म प्रचार इसलिए किया जाता है ना कि सामान बेचा जा सके। बार बार प्रचार करके आपके दिमाग में यह बात फिट कर दी जाती है कि यह सामान आप खरीद लीजिए। अब तेंदुलकर जी कह रहे हैं कि बूस्ट पियो, तो माता जी अपने बच्चा को बूस्ट पिलाना शुरू कर देती हैं। कॉम्प्लान। प्रचार इसलिए किया जाता है ना ताकि सच्चाई छुपाई जा सके। 400 का प्रचार इसलिए किया जा रहा है ताकि सच्चाई छुपाई जा सके। और सच्चाई इस देश की, जो 10 साल में इन्होंने पैदा की है, वो खतरनाक है, वो चिंताजनक है। सच्चाई ये है कि इस देश में हर एक घंटा, और पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ सिपाही जी, नोट कीजिएगा, चुनाव को भेज दीजिएगा। हर एक घंटा मैंने कीजिए रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, उनको डरे नहीं लगता है। न गृह मंत्री से, न प्रधानमंत्री से, न ईडी से, न सीबीआई से, न जेल जाने से। रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए। 10 साल में इन्होंने देश की हालत ये की है कि हर एक घंटा 2 नौजवान आत्महत्या करते। अगर आप 5 बजे से इस मीटिंग की इंतजार कर रहे थे, अभी 9 बज रहा है, तो इस 4 घंटे में देश के किसी न किसी कोने में 8 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली होगी। 10 साल में उन्होंने देश की हालत ये की है कि लगभग इतने ही समय में 2 किसान आत्महत्या करते हैं। 3 मिनट के भीतर इस देश में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है, लेकिन वही किसान जब अपने बीमार बच्चे के लिए दवाई खरीदने के लिए जाएगा, तो जो 5 रुपया में मिलता था पैरासीटामोल, अब 15 रुपया में वो पैरासीटामोल मिल रहा है। हमारे गेहूं का दाम हमको नहीं मिल रहा है, हमारे कपास का दाम हमको नहीं मिल रहा है, हमारे मक्का का दाम हमको नहीं मिल रहा है, हमारी सब्जी का दाम हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन रोज स्कूल का फीस बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, किराया बढ़ रहा है, कपड़ा का दाम बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बढ़ रहा है, मोबाइल का रिचार्ज बढ़ रहा है। मोबाइल के रिचार्ज से याद आया, प्रचार सुनते थे ना, जियो धन धना धन, जियो धन धना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी है, बचा है कुछ मुट्ठी में, बचा है कुछ, मुट्ठी खाली हो गई, मुट्ठी खाली हो। पहले फ्री में मोबाइल रिचार्ज कराया गया, फ्री में। रात रात भर लड़का सब जो है कान में मोबाइल सटा करके कहता था खाई, क्या सब्जी बना है, क्या सब्जी, रात भर। अब आपको मालूम है रिचार्ज कितने में हो रहा है? रिचार्ज कितने में हो रहा है? 700 में।
पहले फ्री में आया था, अब 700 रुपया में रिचार्ज हो रहा है, 700 रुपया में रिचार्ज हो रहा है। तो आप ये देखिए कि हम जो चीज पैदा करते हैं उसका दाम हमको नहीं मिल रहा, उसका दाम हमको नहीं मिल, लेकिन जो इस देश के कुछ धन पशु हैं, वो जिन सामान को पैदा करते हैं उसका दाम रोज बढ़, उसका दाम रोज। किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलेगा, लेकिन किसान कपड़ा खरीदने के लिए जाए तो कपड़ा रोज महंगा होगा। यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आज से 10 साल पहले सोना कैसे मिलता था? बोलिए बोलिए बोलिए, दाम बोलिए, दाम बोलने में क्या है? आप कैसे मिल रहा है? आप कैसे मिल 70,000, 70,000। तो गाना होता था हिंदी फिल्म में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। धरती इस पे जो खेती करने वाले किसान हैं, उनके फसल को उनको सोना का दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन उस किसान को जब अपनी बच्ची की शादी करनी है, उसके लिए जेवर बनाना है, तो जो सोना 35,000 रुपये तोला मिल रहा था, आज 70,000 रुपये तोला मिल रहा है। बोलिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो गैस का सिलेंडर जो पहले 400 रुपए में मिलता था, अब 1200 रुपए में मिल रहा है। मतलब 10 साल में महंगाई तिगुनी बढ़ गई है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रहा है। देश में आज की तारीख में जितना बेरोजगारी है, उतना बेरोजगारी इस देश के इतिहास में आज तक। सच्चाई ये है, सच्चाई आप रामटेक में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, मैं जानता हूँ, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लोग नागपुर आते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। कम से कम 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा रामटेक से लेकर के नागपुर तक। और उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कौन है उनके माँ बाप? उनके माँ बाप खेती करते हैं, छोटा मोटा नौकरी करते हैं, छोटा मोटा दुकानदारी करते हैं, और वो दुकानदार सपना देखता है कि पेट काट करके अपने बच्चा को इंजीनियर बनाएंगे। हमारा बच्चा भी टाई लगा करके गुड़गांव में नौकरी करेगा, नोएडा में काम करेगा, बेंगलोर और पुणे में काम करेगा, उसको नौकरी मिलेगी, हमारा जीवन सुधरेगा। और बाजार में जब हम चलेंगे टोपी लगा करके, तो लोग कहेगा कि इंजीनियर का बाप क्या है। आज इंजीनियरिंग की हालत क्या है? आज इंजीनियरिंग की हालत, एक साल में 5.5 लाख से ज्यादा इंजीनियर इस देश में पैदा होते हैं, और 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। इंजीनियर बन करके गांव और घर में बच्चे बैठे हुए हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और रेलवे की हकीकत क्या है? रेलवे की हकीकत ये है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, उसके अंतर्गत 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली है। 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली हैं, लोगों को नौकरी नहीं दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? बाप गृह मंत्री बन गया है, बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है, हमारे आपके बच्चे को रोजगार मिले कि नहीं मिले कौन पूछ रहा है? ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। इसीलिए जब मैं आपके बीच में आया हूँ, तो मैं ये नहीं कहने आया हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, मैं ये नहीं कहने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है कि आपका दुख है और आप अपने दुख को जानते हैं। आपकी सच्चाई है और आप अपनी सच्चाई को जानते हैं। अगर आप अपनी सच्चाई को जानते हैं, आपको मालूम है कि आपके पेट में दाना है कि नहीं है, आपको मालूम है कि आपके बैंक में धन है कि नहीं है, आपको मालूम है कि आपका रोजी रोजगार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आपको मालूम है अपनी हकीकत, तो हकीकत बुनने के नाम पे जो जुमलेबाजी और बेईमानी की जा रही है, उसका बदला आप लोगों को लेना चाहिए, उसका मुकाबला आप लोगों को करना चाहिए। ये अपील मैं आपसे करनी चाहिए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा चुनाव का परिणाम, लेकिन मुझे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि जो हमको अधिकार आज मिला है, उस अधिकार की हमको रक्षा करना। कहां से इनको इतना अहंकार आया है कि चुनाव होने से पहले ये देश को दावा कर रहे हैं कि हम तो चुनाव जीत गए हैं। इस अहंकार का बदला इस देश की जनता को इनसे लेना पड़ेगा। इस देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि एक तरफ दावा भरा जा रहा है, झूठ का दावा भरा जा रहा है। क्या दावा किया जा रहा है? दावा किया जा रहा है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो गई। बजाइए ताली। हो गई।
बजाइए ताली। देश की इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन की हो गई तो ये तो खुशी की बात है, इसमें दुख की कोई बात तो है नहीं। दुख की बात तब होती है कि जिस मुंह से कहते हैं कि इस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई है, उसी मुंह से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। समझे खेल? समझे खेल? समझे खेल? कि अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है तो वो 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए मुफ्त में लाइन में लगे हुए हैं? देश की आध्यात्मिक परंपरा को कॉकटेल कह रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। इस देश में ज़्यादातर लोग हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं। यहाँ ही हम लोग 3 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या प्रैक्टिस करते हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सबके नाम से ही पता चल रहा है कि मेरा तो नाम कन्हैया है, आपका अंजना है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो कहने का पॉइंट ये है कि जब आप इसको एक राजनीतिक दल या विचारधारा से जोड़ते हैं तो उसमें एक फर्क होता है। जैसे हर पुरुष पुरुषवादी नहीं है, वैसे ही हर हिंदू जो उस आध्यात्म में भरोसा करता है, जीने के तरीके में भरोसा करता है, पाप पुण्य सही गलत स्वर्ग नरक को मानता है, वो भी जो है ना हिंदूवादी नहीं है। ये एक राजनीतिक विचार, ये एक राजनीतिक में सबसे बड़ा आयोजन किया गया इंडिया गठबंधन के साथ। ये कांग्रेस की जो गारंटीज थी कर्नाटक में, वो मोदी की गारंटी कब बन गई, क्यों बन गई और कैसे सफल हो गई? 3 राज्य सफल। पहले तो अंजना जी आपका बहुत शुक्रिया और आज तक की पूरी टीम को कि आप लोग ये अच्छा प्रोग्राम कराते हैं। और मैं स्वागत करता हूं हमारे पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता का और सभी आपके दर्शकों का। आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को बुलाया है। तो अब 3 बुलाएं, 6 बुलाएं, 60 बुलाएं, लेकिन अगर हम एक पार्टी के नेता हैं तो हम सबसे एक ही सवाल पूछा जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि पवन जी से अलग सवाल पूछा जाएगा, हमसे अलग सवाल पूछा जाएगा, और हमारा जवाब भी एक ही होगा। और दूसरी बात आपने कहा कि मीडिया पे दोष मत मढ़िए, बिल्कुल ठीक बात है। आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया अक्सर विपक्ष के साथ होता है, कोई सवाल जो है वो सत्ता से पूछता है। मुझे इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आपने एक शायरी पढ़ी थी तो हम भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। तो कोई बात नहीं है, ये वक्त की बात है और बिल्कुल आप पे कोई दोषारोपण नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार गए, बीच में ये भी कहा आपने कि राहुल गांधी हार गए। कांग्रेस पार्टी हारे, राहुल गांधी हारे, ये 2 अलग अलग चीज़ हैं, ये एक ही बात है। पार्टी की जीत में राहुल जी की जीत है और पार्टी के हार में राहुल जी की हार है। राहुल जी की जीत से जो है पार्टी की जीत जुड़ी हुई है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संख्या बल के हिसाब से हम देखें तो परिणाम जो है हमारे पक्ष में नहीं है। और आपने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया है कि जो हिंदी पट्टी है उसके ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल ठीक बात है, फैक्ट है। सवाल ये है कि इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी है जो कई सालों तक सत्ता में थी, सरकार में थी। उससे पहले जो है आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ली, देश को आज़ादी दिलाई, और अभी विपक्ष में है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो खेलता है तो कोई हारता है, कोई जीतता है। इसमें कोई दुर्भावना वाली बात, लेकिन मैं आपको इन सब चीज़ों के अलावा विशेष रूप से इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप गारंटी शब्द की और जो प्रश्न आप हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं से पूछ रहे थे, और पवन जी को बोलने का हमसे ज़्यादा बिल्कुल हक है क्योंकि वो हमारे मीडिया चेयरपर्सन हैं, मीडिया डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको ज़्यादा बोलना चाहिए। लेकिन हम आए हैं यहाँ पे इनके साथ इसलिए कि हमारे पास आज इस देश को देने के लिए एक अल्टरनेटिव है, एक मॉडल है। और आपने चाहे मतलब ट्रोल करने के लिए ही सही या आरोप लगाने के लिए सही, आपने एक बड़ी अच्छी शब्द का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी की वजह से कर्नाटका में हमको जीत मिली। तो वो जो गारंटी थी वो मोदी जी की गारंटी कैसे बन गई? और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में एक टेम्पलेट सेट किया है।
टेम्पलेट ये सेट किया है कि इस देश में सरकार और जनता के बीच में एक संबंध है। संबंध ये है कि जनता सरकार को टैक्स देती है और सरकार बदले में जनता को सुरक्षा, उसके जो है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इन तमाम चीजों को मुहैया करने की व्यवस्था है। धीरे धीरे ऐसा माहौल बनने लगा था देश में कि हम लोग टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन सरकार क्या देगी ये तय नहीं होगा। और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि जीत किसी की हुई है, मुख्यमंत्री कोई बना हो। लेकिन एक बात हम सबको मुक्त कंठ से स्वीकार करना चाहिए कि एक बार फिर से लोक कल्याण, वेलफेयरिज्म इस देश की राजनीति के केंद्र है। पहले क्या था ना कि दिन भर हिंदू मुसलमान की बहस में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान कहीं छुप जा रहा है। अब तो ये बहुत अच्छा हुआ ना अंजना जी कि हमने कहा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने कहा कि हम 450 रुपया देंगे। तो अब विपक्ष की तरह जो है हमारे पास ये काम है कि कल को हम सिलेंडर लेकर के दिल्ली की सड़कों पे जाएं और मोदी जी से पूछें कि आप चुनाव के वक्त बोले थे कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, तो कब दीजिए सिलेंडर देंगे। ये है देश को आगे ले, ये है सकारात्मक राजनीति कि अगर हम इस देश में एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि अगर इस देश में एमपी को, यहाँ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, अगर उनको पेंशन मिल सकता है तो इस देश में कांस्टेबल को कहीं नहीं क्यों नहीं मिल सकता है, टीचर को क्यों नहीं मिल सकता है, जो सरकारी नौकरियां करते हैं उनको क्यों नहीं मिल सकता है। अब ये टेम्पलेट सेट हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि अगर आप इस देश के बड़े कॉर्पोरेट का कर्जा माफ कर सकते हैं, 10,60,000 करोड़ रुपया आपने माफ किया और आपने किसान निधि के तहत 2,60,000 रुपया किसानों को दिया है, तो ये बेईमानी क्यों? तो ये देश के मुट्ठी भर जो है उद्योगपतियों को, व्यापारियों को आप 10,60,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं और देश के किसानों को मात्र 2,60,000 करोड़। तो मेरा मानना है कि जीत किसी की भी, अल्टीमेटली इस चुनाव के बहस में एक एजेंडे की, और ये एजेंडा किसका है? और ये एजेंडा है सरकार के तौर पे आपकी जिम्मेवारी है, जनता के तौर पे किसकी भागीदारी हो रही है और किसकी भागीदारी नहीं हो रही। महिलाओं को चाहे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो, उनका खाता खुलना हो, सबको पक्का मकान दिलाना हो, 5 किलो अनाज हो, तो ये तो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, आपको बताएंगे। इसमें से कोई ऐसी योजना नहीं है जिसकी नींव कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं रखी। इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों का पक्का मकान बनाया जाता था, पीडीएस सिस्टम के तहत जो है गरीबों को जो है अनाज दिया जाता था, और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने के लिए इस देश में आधार की योजना लाई। पहली बार ऐसा हुआ कि बायलैटरल एंट्री से कांग्रेस पार्टी एक ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम लेके आई कि हम आधार कार्ड बनवाएंगे, सबका खाता खुलवाएंगे और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा था उसमें राहुल जी ने बार बार एक योजना की बात की थी, उन्होंने न्याय की, उन्होंने कि पूरी दुनिया में जब यूनिवर्सल इनकम की बात हो रही है, अगर हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन जाएंगे, तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि धन का बंटवारा क्या है। जैसे अगर हम ये देखेंगे ना, अगर हम आज तक चला रहे हैं मान लीजिए, या ललन टॉप चला रहे हैं, तो अंजना जी को कितना सैलरी मिल रहा है, और अंजना जी का दफ्तर साफ करने वाला जो स्वीपर है उसको कितनी सैलरी मिल रहा है। एक अंजना जी की सैलरी में कितने ड्राइवरों को सैलरी मिल रही है। ये जो धन का बंटवारा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़ा ये कहता है कि इस देश में 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी एक्युमुलेट होगी, तो 99% जो लोग हैं उनके पास जो है दोबारा रोजी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, कपड़े के लिए, उनके बच्चों के जो है भविष्य के लिए सरकार क्या उपलब्ध। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, चुनावी परिणाम जो भी हो, कि एजेंडा कांग्रेस पार्टी की एजेंडा। और आप जान लीजिए कि जाति जनगणना का प्रश्न जो कांग्रेस पार्टी उठाई, उसमें किसी जाति को किसी जाति से लड़ाने का सवाल नहीं है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का। आपका छीन करके किसी को नहीं दे देना, लेकिन जिसको नहीं मिल पा रहा है, जिसको वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये सारे एजेंडे राजनीति में आए हैं। देश के नौजवान इस पे बात कर रहे हैं, और विपक्ष ने जो यह सवाल उठाया, जो गारंटी की बात की, फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराएंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे
किसानों का कर्जा माफ करेंगे, जो लोन लेकर के स्टूडेंट पढ़े हैं उनका लोन कम करेंगे, रोजगार की गारंटी करेंगे, यूनिवर्सल इनकम के आधार पर न्याय योजना लेकर के आएंगे। इन सवालों से ये हुआ है कि मोदी जी को भी राजस्थान में कन्हैया लाल करते करते ये कहना पड़ा कि हम 4.5 में सिलेंडर देंगे। और जब एक बार मोदी जी ने कह दिया तो जो सवाल पूछ रहे थे प्रमोद जी, वो सवाल अब हम भी पूछ सकते हैं फिर से कि आपने तो कहा था कि हम 15 लाख आपके खाते में पहुंचाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने कहा था 2022 तक पक्का मकान बना देंगे, बुलेट ट्रेन कब चलेगा। तो देश के लोगों का सवाल राजनीति के केंद्र में रहेगा। और हमारा मानना है कि इस परिणाम को ऐसे देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो टेम्पलेट सेट किया है इस देश में वेलफेयरिज्म का, भागीदारी का, सबके न्याय का, उसकी जी सबके न्याय जनता के बीच में पहुंच रही है। तो आपके क्षेत्रीय नेता सॉफ्ट हिंदुत्व को, चाहे वहां पर हनुमान जी का मंदिर बनाना हो कमलनाथ जी का, या फिर एक यात्रा हनुमान जी के लिए निकालना, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में जाकर ये कहना हो कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ा मैसेजिंग है कि अल्टीमेटली आपको ये कॉकटेल अब इंडिया में बनाना पड़ेगा? हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म इज टू स्टे। देखिए, आप मैंने इस देश की आध्यात्मिक परंपरा को कॉकटेल कह रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। इस देश में ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं। यहाँ ही हम लोग 3 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या प्रैक्टिस करते हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सबके नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदू हैं। मेरा तो नाम कन्हैया है, आपका अंजना है, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो कहने का पॉइंट ये है कि जब आप इसको एक राजनीतिक दल या विचारधारा से जोड़ते हैं तो उसमें एक फर्क होता है। जैसे हर पुरुष पुरुषवादी नहीं, वैसे ही